Okay, good morning students. This is your sociology class and we are doing chapter 5. Today's our topic is struggle for women. Yesterday we discussed the topic Adivasi struggle, uh, page number 101 and topic number 5.3 of chapter number 5. Let's start. Because of the obvious biological and physical differences between men and women, gender inequality is often treated as natural. मीन्स जो बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंस मेंस और वुमेन्स के बीच में है उसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी जो मतलब डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर के या सेक्स के बेस पे उसको नेचुरल समझा जाता है. हाउएवर डिस्पाइट appearances, scholars have shown that the inequalities between men and women are social rather than natural. लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है वो सोशल या सामाजिक ज़्यादा है ना कि प्राकृतिक. फॉर एग्जाम्पल्स देयर आर नो बायोलॉजिकल रीजन्स that can explain why so few women are found in positions of public power. एक एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो कि कुछ महिलाएं जो पॉलिटिकल या पब्लिक पावर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं तो वो दिखाता है कि ये नेचुरल नहीं है. नोर कैन नेचर एक्सप्लेन वाई वुमेन जनरली रिसीव ए स्मॉलर और नो शेयर इन फैमिली प्रॉपर्टी इन मोस्ट सोसाइटीज. दूसरा आप एक देख सकते हो कि जो शेयर ऑफ प्रॉपर्टी है मेल्स और फीमेल्स के बीच में उसको लेकर क्या डिस्क्रिमिनेशन है. बट द स्ट्रोंगेस्ट आर्ग्यूमेंट कम्स फ्रॉम द सोसाइटीज दैट वर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल और कॉमन पैटर्न. बट सबसे अच्छे लॉजिक या तर्क उन सोसाइटी से देख सकते हैं हम जो एक नॉर्मल या कॉमन पैटर्न है. पैट्रियार्कल सोसाइटी जनरली हर जगह है, कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर ऐसा नहीं है, तो उसमें वुमेन्स की पोजीशन को देखकर आप सोच सकते हो कि ये डिफरेंस बायोलॉजिकल हैं, फिजिकल हैं या फिर नेचुरल हैं या फिर सोशल हैं. इफ वुमेन वर बायोलॉजिकली अनफिट टू बी इनहेरिटर्स एंड हेड्स ऑफ फैमिलीज हाउ डिड मैट्रिलिनियल सोसाइटीज एज द नेयर्स ऑफ केरला. ये दो एग्जाम्पल आपको ऐसे कैसे याद रखने हैं. नेयर्स ऑफ केरला एंड खासीज ऑफ मेघालय. ये बता रहा है कि भाई बायोलॉजिकल डिफरेंस ही है यदि मेल्स और फीमेल्स के बीच में, तो नेयर्स ऑफ केरला और खासीज ऑफ मेघालय ये क्यों आज भी इनकी सोसाइटीज मैट्रिलिनियल सोसाइटी है. हाउ मीन्स इनमें फीमेल की पोजीशन क्यों स्ट्रॉन्ग है. ठीक है. हाउ हैव वुमेन मैनेज टू बी सक्सेसफुल फार्मर्स एंड ट्रेडर्स इन सो मैनी अफ्रीकन सोसाइटीज. अफ्रीका के कुछ बहुत सारे देशों में आप देख सकते हो जहाँ पर वुमेन्स बहुत अच्छी व्यापारी हैं और फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में भी सक्सेसफुल हैं. देयर इज इन शॉर्ट नथिंग बायोलॉजिकल अबाउट द इनइक्वालिटीज. कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो असमानताएं हैं उसमें बायोलॉजिकल कुछ नहीं है. दैट मार्क द रिलेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, जिसका मतलब लॉजिक दिया जाता है कि जो बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंस है उसकी वजह से वुमेन्स की पोजीशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट ये एक गलत बात है. जेंडर इज थस ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी. तो जो हमारा जेंडर है वो भी सोशल इनइक्वालिटी का, सामाजिक असमानता का एक रूप बन गया है. एंड एक्सक्लूजन लाइक कास्ट एंड क्लास. जिस तरह से जाति प्रथा में और वर्ग में या क्लास में रिच पुअर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है. In this section, we will look at how gender inequality came to be recognized as inequality in the Indian context. अब हमें भारत के संदर्भ में ये देखना है कि किस तरह से लैंगिक असमानता है या जेंडर इनइक्वालिटी है, एंड द काइंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेज, और किस तरह से इनको रिकॉग्नाइज किया गया है और किस तरह से इनको प्रोड्यूस किया गया है. मीन्स मेल्स फीमेल्स डिस्क्रिमिनेशन को किस तरह से ये सोसाइटी में होता है. द Women's question arose in modern India as a part of 19th century middle class social reform movements. आप सभी को पता 19th century में मिडिल क्लास में सोशल रिफॉर्म का दौर आया, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड हो, चाहे वो आदिवासी से रिलेटेड हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड हो. द नेचर ऑफ दीज मूवमेंट्स वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन. इन मूवमेंट्स का हर एक एरिया वाइज या हर एक लोकेलिटी के वाइज नेचर अलग अलग था. They are often termed as middle class reform movements because many of these reformers were from the newly emerging western educated Indian middle class.
इन 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को मिडिल क्लास मूवमेंट्स भी या मिडिल क्लास रिफॉर्म मूवमेंट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बहुत सारे रिफॉर्मर्स थे जो वो मिडिल क्लास से या एजुकेटेड, जो वेस्टर्न एजुकेटेड सोसाइटी से थे उस टाइम पे। वेस्टर्न एजुकेटेड सोसाइटी का मतलब है जो उस टाइम पे किसी अदर कंट्री में जाकर पढ़ कर आए थे और जो कास्ट सिस्टम में अपर या लोअर कास्ट से थे और क्लास सिस्टम में मिडिल क्लास से थे। दे वर ऑफन एट वंस इंस्पायर्ड बाय द डेमोक्रेटिक आइडियल्स। वे जनरली उस टाइम के लोकतांत्रिक आइडियल से, आदर्शों से प्रेरित थे। मीन्स आप जानते हो 19th सेंचुरी में राजा महाराजाओं का या कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड था पूरी दुनिया में। तो ये रिफॉर्मर्स जब दूसरे देश में पढ़ने जाते थे तो ये देखते थे कि यूनाइटेड किंगडम जो पूरी दुनिया में कॉलोनाइजेशन का सबसे हेड माना जाता था, लीडर माना जाता था, जिसका बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों में राज था, ये कंट्रीज अपने यहाँ पर तो डेमोक्रेसी लगा रहे हैं और दूसरे लोगों को गुलाम बना रहे हैं। इन्होंने ये सीखा वहाँ जाकर ऑफ द मॉडर्न वेस्ट, तो पश्चिम के देशों से ये बातें इन्होंने सीखी। एंड बाई ए डीप प्राइड इन देयर ओन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस ऑफ द पास्ट, और कुछ इन्होंने अपनी पढ़ाई से जो हमारे ट्रेडिशन में, हमारी परंपरा में डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हुई, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। मैनी यूज्ड बोथ दीज रिसोर्सेज टू फाइट फॉर वुमेन राइट्स। अब इसी रिसोर्सेज को इन्होंने महिला अधिकार के लिए के रूप में प्रयोग किया। वी कैन ओनली गिव इलस्ट्रेट एग्जाम्पल्स हियर। वी ड्रॉ फ्रॉम द एंटी सती कैंपेन लेड बाय राजा राम मोहन राय। तो हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देख सकते हैं। एंटी सती कैंपेन जो राजा राम मोहन राय ने किया बंगाल में, एंड द विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह मूवमेंट जो महादेव गोविंद रानाडे ने किया बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, was one of the leading reformers. From ज्योतिबा फूले simultaneously attack on caste and gender oppression। ज्योतिबा फूले ने किस चीज़ पे, जाति प्रथा और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रिफॉर्म किया। एंड फ्रॉम द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इस्लाम बाई सर सैयद अहमद खान, और इस्लाम में सोशल रिफॉर्म की बात की सर सैयद अहमद खान ने। आपको चारों सोशल रिफॉर्मर्स के काम याद रखने हैं कि उन्होंने किस चीज़ के अगेंस्ट या किस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रिफॉर्म मूवमेंट को एस्टेब्लिश किया था और आगे बढ़ाया था। जैसे राजा राम मोहन राय सती प्रथा, महादेव गोविंद रानाडे विडो रीमैरिज, उसके बाद ज्योतिबा फूले कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद सर सैयद अहमद खान सोशल रिफॉर्म इन इस्लाम। राजा राम मोहन रॉय अटेम्प्ट्स to reform society, religion and the status of women can be taken as the starting point of 19th century social reform in Bengal। अब आपसे 2 नंबर में, 4 नंबर में या 6 नंबर में भी किसी पर्टिकुलर इंसान के कंट्रीब्यूशन को पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो आपको उसकी पूरी ब्रीफ डिटेल लिखनी पड़ेगी। तो जैसे राजा राम मोहन राय ने हमारे धर्म को, हमारे वुमेन्स की स्टेटस को, उसके अलावा हमारी सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए मूवमेंट किए। उसके अलावा फीमेल डिस्क्रिमिनेशन को या एंटी सती मूवमेंट जो उन्होंने लीड किया, चलाया। ए डिकेड बिफोर एस्टेब्लिशिंग द ब्रह्म समाज इन 1828, 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। रॉय अंडरटुक द कैंपेन अगेंस्ट सती विच वाज द फर्स्ट वुमेन इश्यू टू रिसीव पब्लिक अटेंशन। उन्होंने एक कैंपेन किया सती प्रथा के अगेंस्ट जो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुआ। राम मोहन रॉय आइडियाज रिप्रेजेंटेड ए क्यूरियस मिक्सचर ऑफ वेस्टर्न रेशनैलिटी एंड असर्शन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनलिटी। अब सेकंड पॉइंट में जो जो उन्होंने काम किए ये आप लिख सकते हो। मीन्स क्वेश्चन 6 नंबर में आता तो सेकंड थिंग में आप क्या लिख सकते हो कि राजा राम मोहन रॉय ने जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चलाया वो किस किस चीज़ का मिक्सअप था। वो एक तो वेस्टर्न रेशनैलिटी, मतलब जो वेस्टर्न लॉजिकल था, ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, और उसके अलावा इंडियन ट्रेडिशनलिटी मीन्स इंडियन सोसाइटी की भी जो अच्छी बातें पुरानी परंपरा से चलती आ रही थी, उसने दोनों चीज़ों को मिक्सअप करके सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को आगे बढ़ाया। बोथ ट्रेंड्स कैन बी लोकेटेड इन द ओवर आर्किंग कंटेक्स्ट ऑफ रिस्पॉन्स टू कॉलोनियलिज्म। दोनों चीज़ें कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट भी एक रिस्पॉन्स था। राम मोहन रॉय थस अटैक द प्रैक्टिस ऑफ सती ऑन द बेसिस ऑफ बोथ अपील्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। तीसरा पॉइंट आपके सामने है कि उन्होंने मानवता के अधिकार पे और नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन, मतलब जो हमें प्राकृतिक अधिकार मिलते हैं। नेचुरल राइट्स क्या है, जैसे हम सब जन्म से बराबर हैं, जन्म से किसी की कोई कास्ट या क्लास नहीं है, ठीक है, जन्म से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कोई कहानी नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है।
तो उन्होंने हिंदू शास्त्रार्थ के बेस पे, ह्यूमैनिटेरियन के बेस पे और नेचुरल राइट्स डॉक्ट्रिन के बेस पे अपने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को लेड किया। द deplorable and unjust treatment of Hindu upper caste widows was a major issue taken up by the social reformers. इन सोशल रिफॉर्मर्स ने हिंदू अपर कास्ट में जो विडो रीमैरिज थी उस चीज को भी आगे बढ़ाया। मीन्स जैसे पहले जो विधवा हो जाती थी उनका दोबारा विवाह नहीं होता था, तो इन्होंने उस चीज को विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह को करवाने के लिए भी काम किया। रानाडे यूज्ड द राइटिंग्स ऑफ स्कॉलर्स सच एज बिशप जोसेफ Butler, whose analogy of religion and three sermons on human nature dominated the moral philosophy syllabus of Bombay University in 1860s। 1860 के दशक में जोसेफ बटलर की जो एनालॉजी ऑफ रिलीजन और थ्री sermons ऑफ ह्यूमन नेचर, ये जो पब्लिश हुई थी, इन चीज़ों को बॉम्बे यूनिवर्सिटी के फिलोसफी के मेन सिलेबस में शामिल किया गया ताकि लोग पढ़ के समझ सकें कि किस तरह से सब लोग इक्वल हैं और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम महादेव गोविंद रानाडे राइटिंग्स इंटाइटल्ड द टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ रीमैरिज ऑफ विडोज एंड वैदिक ऑथोरिटीज फॉर विडो रीमैरिज लिबरेटेड द सार्टिक सेंसन फॉर रीमैरिज ऑफ विडोज। इसके अलावा इन्होंने जो हिंदू धर्म की भी बहुत सारी ऐसी बातें थी या वैदिक धर्म की बहुत सारी ऐसी बातें थी जो विडो रीमैरिज को मान्यता दे सकती थी, उन चीज़ों को भी एग्जाम्पल के रूप में सामने ला के दिया कि आप यहाँ से भी आप मतलब विडो रीमैरिज को होने से मना नहीं कर सकते। वाइल रानाडे एंड राम मोहन रॉय बिलोंग टू वन काइंड ऑफ 19th सेंचुरी अपर कास्ट एंड मिडिल क्लास सोशल रिफॉर्मर्स। इनके दोनों का एक कॉमन पॉइंट है कि रानाडे और राम मोहन रॉय दोनों अपर कास्ट से थे, ऊंची जाति से थे और मिडिल क्लास से थे। ठीक है। ज्योतिबा फुले केम फ्रॉम ए सोशली एक्सक्लूडेड कास्ट एंड हिज अटैक वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट बोथ कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ज्योतिबा फुले जो कि एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने कास्ट सिस्टम और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट एक काम किया। ही फाउंडेड द सत्यशोधक समाज। अब ज्योतिबा फुले ने कौन सा, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, उसी तरह से जो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। उसके नाम से ही पता चल जाता है ट्रूथ सीकिंग, सच्चाई की खोज करना। फुलेज फर्स्ट प्रैक्टिकल सोशल रिफॉर्म efforts were to aid the two groups considered lowest in tradition, Brahmin culture, women and untouchables। तो जो ज्योतिबा फुले ने जो काम किया वो जो ब्राह्मणों में नीचे की जातियाँ थी उनके लिए और अनटचेबल्स और महिलाओं के लिए, ठीक है, जिनको अछूत जातियाँ माना जाता था या फिर महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके अगेंस्ट काम किया। चैप्टर 3 में इनके जो कॉलम दे रखे थे, महादेव गोविंद रानाडे ने क्या किया, राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया, पेरियार ने क्या किया, उनके एक एक बॉक्स दे रखे थे, उसमें इनकी कुछ कुछ बातें लिख रखी थी, इनका इंट्रोडक्शन और क्या सोसाइटी को इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वो आप पहले ही पढ़ चुके हो। याद नहीं है तो एक बार फिर से पीछे जाके देख लेना अपना। एक्टिविटी 5.5 मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोफेशंस इन विच वुमेन्स आर इन्वॉल्व टुडे। ये आपको खुद करना है कि आज के टाइम में महिलाएं किस किस काम में जनरली जुड़ी हुई हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मिडिल क्लास की महिलाएं क्या कर रही हैं, लोअर क्लास की क्या कर रही हैं, अपर क्लास की क्या कर रही हैं, अर्बन महिलाएं जनरली किन प्रोफेशंस में है, उसके बाद रूरल वुमेन्स किस प्रोफेशन में है। आप सब जानते हो, आप सोचोगे तो सबके आंसर आपको मिल जाएंगे। As in the case of other reformers, a similar trend of drawing upon both modern Western ideas as well as the sacred text characterized Sir Syed Ahmad Khan efforts to reform Muslim society। उसी तरह से सर सैयद अहमद खान ने अपनी वेस्टर्न आइडियाज़ को और अपने धर्म के बातों को मिक्सअप करके इस्लाम में या मुस्लिम सोसाइटी को सुधारने की या उसमें रिफॉर्म करने की कोशिश की। ही वांटेड गर्ल्स टू बी एजुकेटेड। आप सभी जानते हो मुस्लिम धर्म में पहले शिक्षा को बहुत ज़्यादा अहमियत महिलाओं के लिए नहीं मिलती थी, ना के बराबर ही थी। बहुत सारे कंट्रीज़ में आज भी पाबंदी है, उनको बुर्का पहनना ही होता है, बट उन्होंने उन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए एजुकेशन की बात की। बट विद इन द पेटिशंस ऑफ देयर होम्स लाइक दयानंद सरस्वती ऑफ द आर्य समाज। बट ये चाहते थे कि उनको शिक्षा उन्हीं के घरों के
सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिले या घरों की बाउंड्री के अंदर ही मिले। जैसा कि आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, ही स्टूड फॉर वुमेन एजुकेशन बट sought फॉर ए curriculum that included instructions in religious principles। जो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जो संस्थापक थे उन्होंने भी महिलाओं के लिए शिक्षा की बात की थी, बट उन्होंने भी एक करिकुलम जारी किया था कि उस करिकुलम के बेस पे कुछ रिलीजियस प्रिंसिपल्स को मानने के साथ साथ उनको शिक्षा दी जाए। उसी तरह से सर सैयद अहमद खान ने अपने धर्म के अकॉर्डिंग उनकी एजुकेशन की बात की कुछ लिमिटेशंस के साथ। ट्रेनिंग इन द आर्ट्स ऑफ हाउसकीपिंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो ये एजुकेशन किससे रिलेटेड बताई गई, कौन सी आर्ट, उनको हाउसकीपिंग की, घर संभालने की, हैंडीक्राफ्ट्स मतलब घर पे कुछ चीज़ें बनाने की, और बच्चों को संभालने से रिलेटेड इन सारी चीज़ों की घरों में ही शिक्षा दी जाए। दिस में अपीयर वेरी स्टीरियोटाइपिकल टुडे। आज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मतलब एक अपने आप में एक्सेप्शन लग सकता है, आपको अपवाद लग सकता है, स्टीरियोटाइप थिंकिंग लग सकती है, बट आप सोच के देखो जिस टाइम पे वुमेन्स को कोई राइट ही नहीं था उस टाइम पे उन्होंने, अब हम आज कुछ भी सोच लें, हम आज के एरा में या आज के टाइम पीरियड में जी रहे हैं तो हमारी थिंकिंग आज की सोसाइटी के अकॉर्डिंग होगी, बट कोई इंसान 200 साल पहले जो सिचुएशन महिलाओं के लिए राइट्स की बात ही नहीं कर सकता था, वो उतनी भी बात की है उसने कुछ, तो उसको भी उसका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। हम आज की सिचुएशन से उसको कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। One has to, however, realize that once rights such as education for women were accepted, it started a process that finally made it impossible to confine women to only some kinds of education। अब एक कोई सोच सकता है कि ऐसा लग सकता है कि एक बार महिलाओं को आपने शिक्षा की बात कर दी तो वो शिक्षा पे आप अंकुश कैसे लगाओगे कि ये इतनी ही शिक्षा लेंगी। यदि उनको शिक्षित कर दिया तो वो इंटरेस्टेड होंगी तो खुद ही प्रोटेस्ट करने लग जाएंगी कि हमें और भी शिक्षा या और भी राइट्स चाहिए, ठीक है। इट इज़ ऑफन अज्यूम्ड दैट द सोशल रिफॉर्म फॉर द वुमेन्स राइट्स वाज इंटायरली फॉट फॉर बाय मेल रिफॉर्मर्स एंड दैट आइडियाज ऑफ वुमेन्स इक्वलिटी आर अलाइंड इम्पोर्ट्स। अब आपने देखा जो 3-4 नाम अभी आपने पढ़े उससे आप कह सकते हो कि सारे सोशल रिफॉर्म्स महिलाओं के लिए हुए बट पुरुषों ने किए, बट ये सही बात नहीं है। हम आगे पढ़ेंगे अभी किस वे में सही नहीं है। टू लर्न हाउ रॉन्ग बोथ दीज अजम्पशंस आर, तो किस तरह से ये अजम्पशन गलत है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम 2 बुक्स रिटन बाय वुमेन, स्त्री पुरुष तुलना रिटन इन 1882 एंड सुल्तानाज ड्रीम रिटन इन 1905। आप इन 2 राइटिंग्स को पढ़ के इनके बारे में कुछ ब्रीफ रिव्यू देखकर समझ सकते हो कि किस तरह से महिलाओं ने भी अपने राइट्स के लिए या अपनी इक्वलिटी के लिए, अपने डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कुछ काम किया है। स्त्री पुरुष तुलना और कंपैरिजन ऑफ मैन एंड वुमेन वाज रिटन बाय ए महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ ताराबाई शिंदे एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो स्त्री पुरुष तुलना और कंपैरिजन ऑफ मैन एंड वुमेन एक महाराष्ट्रियन हाउसवाइफ ने लिखी जिसका नाम ताराबाई शिंदे था और जिसने मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के डबल स्टैंडर्ड मींस जिसमें मेल डोमिनेट करता है और फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है सवाल उठाए। ए यंग ब्राह्मीण विडो हैड बीन सेंटेंस्ड टू डेथ बाय द कोर्ट्स फॉर किलिंग हर न्यूबॉर्न बेबी बिकॉज इट वाज illegitimate, but no effort has been made to identify or punish the man who had fathered the baby। एक महिला जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, उसका बच्चा हो गया, उसको मारने के लिए उसको सजा दी गई, बट उसके जो पिता थे उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्त्री पुरुष तुलना क्रिएटेड क्वाइट ए स्टीयर व्हेन इट वाज पब्लिश्ड। तो स्त्री पुरुष तुलना जब पब्लिश हुई तो उसने पूरी एक खलबली मचा दी उस टाइम में। बेगम रुकैया साखावत हुसैन वाज बोर्न इन ए वेल टू डू बंगाली मुस्लिम फैमिली। बेगम रुकैया साखावत हुसैन एक बंगाली मुस्लिम फैमिली में जिनका जन्म हुआ एंड वाज लकी टू हैव ए हस्बैंड हु वाज वेरी लिबरल इन आउटलुक। और उनके जो पति थे वो बहुत ज़्यादा लिबरल मीन्स आप दूसरों को फ्रीडम दो कुछ काम करने की, कुछ डिसीजन लेने की, एंड मीन्स आप रेस्ट्रिक्शन ना थोपते हो। एंड इंकरेज्ड हर एजुकेशन फर्स्ट इन उर्दू एंड लेटर इन बंगाली एंड इंग्लिश। और उसके पति ने उसको इंकरेज किया, पहले उसने उर्दू में शिक्षा दिलवाई, फिर बंगाली में और बाद में इंग्लिश में। शी वॉज ऑलरेडी ए सक्सेसफुल ऑथर इन उर्दू एंड बंगाली वैन शी रोट सुल्तानाज ड्रीम टू टेस्ट हर एबिलिटीज इन इंग्लिश। वो पहले भी उर्दू और
बंगाली में बहुत सारी राइटिंग्स लिख चुकी थी, बट बाद में सुल्ताना ड्रीम अपनी इंग्लिश टेस्ट करने के लिए उसने इंग्लिश में लिखी। दिस रिमार्केबल शॉर्ट स्टोरी इज प्रोबेबली द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन राइटिंग्स इन इंडिया। इस राइटिंग्स को पहली बार साइंटिफिक माना गया एंड अमंग द फर्स्ट बाई ए वुमेन ऑथर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और पूरी दुनिया में एक फीमेल राइटर ने फीमेल राइट्स के लिए एक साइंटिफिक राइटिंग दी। इन हर ड्रीम सुल्तानाज विजिट ए मैजिकल कंट्री वेयर द जेंडर रोल्स आर रिजर्व्ड। अपनी राइटिंग में उसने एक सपना लिखा जिसमें जेंडर रोल्स को रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया है। मैन आर कन्फाइंड टू द होम एंड ऑब्जर्व पर्दा while women are busy scientists vying with each other at inventing devices that will control the clouds and regulate rain and machines that fly or air cars। उसने अपने ड्रीम में लिखा कि एक ऐसी सोसाइटी हो जिसमें पुरुषों के लिए पर्दा प्रथा हो और महिलाएं साइंटिस्ट हों जो बड़ी बड़ी इन्वेंशन के काम कर रही हों। ठीक है। Apart from the early feminist vision, there were a large number of women's organizations that arose both at the all India and local levels in early 20th century। इन कुछ महिलाओं के अलावा बहुत सारे फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे। फेमिनिस्ट मीन्स जो फेमिनिज्म को के लिए काम करे, जैसे गांधीइज्म मीन्स जो गांधी की आइडियोलॉजी उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करे, ऐसे ही फेमिनिस्ट मीन्स जो फीमेल राइट्स के लिए काम करे। तो ये बहुत सारे फेमिनिस्ट एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन हुए जिन्होंने 20th सेंचुरी में महिला अधिकारों के लिए काम किया। अब आप एक्टिविटी 5 पॉइंट ये ऊपर 1 मिनट ये 5.5 हमने देख ली। 5.6 में स्त्री पुरुष तुलना का कुछ बीच उसका एक कंटेक्स्ट दे रखा है, ये आप खुद पढ़ सकते हो। उसके बाद 5.7 में जो सुल्तानाज ड्रीम उसके बारे में लिख रखा है। उसके बाद एक्टिविटी 5.6 में फाइंड आउट द नेम्स ऑफ ए फ्यू वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, वो आपको फाइंड आउट करके उनके नाम लिखने हैं, ये देखना उन्होंने किस चीज़ के लिए काम किया, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। कुछ नॉवेल्स के नाम पढ़ने हैं जो फीमेल राइट्स से के लिए काम करने से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मैं भी आपको सर्च करके भेज दूंगा, नहीं तो आप सर्च कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन 1931 द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इशूड ए डिक्लेरेशन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन इंडियन वेयर बाई इट कमिटेड इटसेल्फ टू वुमेन्स इक्वलिटी। 1931 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का कराची सेशन हुआ, कराची मीन्स कराची में हुआ, तब इंडिया का पार्टीशन नहीं हुआ था, आप जानते हो। तो उसने फंडामेंटल राइट्स की बात की जो सिटीजन्स के लिए हैं, और सिटीजन्स में महिलाएं भी आती हैं, तो उसमें अपने आप में वुमेन्स इक्वलिटी छुपी हुई थी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। सभी इंसान कानून के सामने बराबर होंगे, ना उनके बीच धर्म के, जाति के, नस्ल के, लिंग के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो डिसेबिलिटीज अटैच टू एनी सिटीजन। किसी सिटीजन के ऊपर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं होगी। मीन्स आपको कोई किसी काम को करने से नहीं रोकेगा, चाहे वो आपके धर्म से जुड़ा हो, कास्ट से जुड़ा हो, क्रीड से जुड़ा हो। मीन्स आपको कोई ये नहीं कह सकता आप इस धर्म के हो, इस जाति के हो, इस लिंग के हो तो आपको इस जगह जॉब नहीं मिल सकती। ठीक है, इस जगह आपको पावर नहीं मिल सकती, इस जगह आप ट्रेड नहीं कर सकते। मीन्स हर बेस पे इक्वलिटी दी गई। आज भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये सारी बातें हैं। द फ्रेंचाइज सेल बी, फ्रेंचाइज मीन्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगा, मीन्स एक पर्टिकुलर एज के बाद के सभी लोग। ठीक है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हों, चाहे वो मेल्स हों, चाहे फीमेल्स हों। ठीक है, चाहे वो यंग यूथ हों। ठीक है ना, सबको इक्वल राइट्स मिलेगा वोटिंग का। वुमेन सेल हैव द राइट टू वोट, महिलाओं को भी राइट टू वोट मिलेगा। अमेरिका जैसे कंट्री जो डेवलप्ड होने की बात की है, इंडिया में 1947 में ये चीज़ हो गई, बट इन देशों में बहुत बाद में हुई है, आप देख लेना कभी। ठीक है, उसके बाद 2 डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस वुमेन इशू रीइमर्ज्ड इन 1970s। भाई आज़ादी 1950 के आसपास आई, उसके 20 साल बाद फिर से वुमेन्स राइट का मामला रीइमर्ज हुआ, दोबारा से उठा।
In the 19th century reform movements, the emphasis had been on the backward aspect of tradition like sati, child marriage or the ill treatment of widows. तो ये मूवमेंट किस चीज़ से रिलेटेड था? जैसे सती की जो परंपरा कुछ बच गई थी, उसके बाद जो नई परंपराएं आई, कम उम्र में बच्चियों की शादी, ये पहले से ही चली आ रही थी, और महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होता था, या जो मतलब विडोज मीन्स जो विडोज महिलाएं थी उनकी कंडीशन को लेकर मूवमेंट हुए उनको इम्प्रूव करने के लिए। इन द 1970s द एम्फेसिस वाज ऑन मॉडर्न इशू द रेप ऑफ वुमेन इन पुलिस कस्टडी। सॉरी, देखो ये सारी चीज़ें 19th सेंचुरी से रिलेटेड थी, सती, चाइल्ड मैरिज और ट्रीटमेंट ऑफ विडोज। बट 1970s के इशू क्या है, मॉडर्न इश्यूज हो गए जो किस चीज़ से जुड़ गए, रेप ऑफ वुमेन इन पुलिस कस्टडी, डोरी मर्डर्स, the representation of women in popular media and the gender consequences of unequal employment। तो ये 4-5 चीज़ें आ गई। एक तो पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार या उनका रेप होने लग गया था, उस टाइम पे दहेज के नाम पे हत्याएं हो रही थी। उसके बाद मीडिया में भी महिलाएं आए, इस चीज़ को लेकर मूवमेंट हुए। उसके बाद अनइक्वल डेवलपमेंट जो थी, मतलब एक पुरुषों की डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही थी, महिलाओं की कम, इन चीज़ों को लेकर उस टाइम पे सोशल रिफॉर्म की बात हुई। द लॉ वाज ए मेजर साइट फॉर रिफॉर्म इन 1980s एंड आफ्टर, स्पेशली व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड दैट मैनी लॉ ऑफ कंसर्न टू वुमेन हैड नॉट बीन चेंज्ड सिंस द 19th सेंचुरी। एक जो मेजर थिंग थी रिफॉर्म की, वो थी कानून से जुड़ी हुई, कि महिलाओं के लिए भी जो 19th सेंचुरी में कानून बने थे, वहीं उनके लिए भी कुछ स्पेसिफिक लॉ की फॉर्मेशन की जाए। एज वी इंटर द 21st सेंचुरी, न्यू साइड्स ऑफ जेंडर इनजस्टिस आर इमर्जिंग। अब देखो 19th सेंचुरी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पे था, 1970s में किस तरह से चेंज हुआ, अब 21st सेंचुरी में किस तरह से चेंज हो गया है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, मीन जितने पुरुष पढ़े लिखे हैं उतनी महिलाएं नहीं हैं। उसके बाद सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो मीन्स जितने पुरुष हैं पर 1000 मेल पॉपुलेशन पे महिलाओं की पॉपुलेशन कम है। उसके बाद आपकी इलिटरेसी रेट मीन्स अनपढ़ता महिलाओं में ज़्यादा है, पुरुषों में कम है। ये सारी चीज़ें आज के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में शामिल हो गई हैं। द शार्प फॉल इन चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड द इम्प्लिट सोशल बाइस अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑन द न्यू चैलेंजेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सेक्स रेशियो कम है, उनमें लिटरेसी रेट कम है, ये सारी चीज़ें आज 21st सेंचुरी में ज़्यादा हो गई हैं। उसके बाद फ्रीडम महिलाओं को जनरली कम है, पुरुषों के बराबर है, या बॉयज़ को ज़्यादा है गर्ल्स के मुकाबले। सोशल चेंज वेदर ऑन वुमेन्स राइट्स और एनी अदर इश्यूज इज नेवर ए बैटल वॉन वंस एंड फॉर ऑल। तो जो महिलाओं से जुड़े हुए राइट हैं या सोशल चेंज हैं, वो एक बार में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ये पूरी एक बैटल है जिसको बार बार जीतना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग, वो सभी के लिए। एज विद अदर सोशल इश्यूज द स्ट्रगल इज लॉन्ग एंड द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया विल हैव टू फाइट टू डिफेंड हार्ड वोन राइट्स। तो ये वुमेन्स के राइट्स के लिए जो स्ट्रगल है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा और चलता रहेगा, ठीक है। राइट्स एज वेल एज टेक अप न्यू इश्यूज एज दे इमर्ज, और नए नए डिस्क्रिमिनेशन आते रहेंगे और उनके अगेंस्ट मूवमेंट होते रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपके सामने कुछ रह गया तो ये मैंने बता दिया, फाइंड आउट द वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा आपको इन इश्यूज पे डिबेट करनी है। 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज, मतलब जितने भी भाई आपकी पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबली है, ठीक है, इन सब में। उसके बाद आपके मंत्री हैं, मतलब कैबिनेट है, कैबिनेट में हर जगह 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। जो बिल अभी हमारा पेंडिंग में अटका हुआ है, ठीक है, कि महिलाएं 33% हों हर एक चीज़ में, 33% MLA हों, MP हों, मिनिस्ट्री में हों, हर जगह में जो भी चुनाव होते हैं। उसके बाद आपको इस पे बहस करनी है कि उसके में किस तरह से उसको किया जाए। डोमेस्टिक वायलेंस, महिलाओं के साथ घरों में जो हिंसा होती है उस पे बहस करनी है। राइट टू एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं को जो रोज़गार पुरुषों की बजाय कम मिलता है उस पे बहस करनी है। ये सब आपको खुद सोचने हैं। आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते रहते हैं, जो बच्चा वो पढ़ेगा वो वैसे ही बहुत ज़्यादा उसकी मेंटलिटी और उसकी एजुकेशन से रिलेटेड स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी। तो ये आज का आपका टॉपिक है, थोड़ा बड़ा था बट कंप्लीट करना था।